हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 में राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, गणितीय व्याख्या पूरा हम आपको विधिवत समझाने वाले हैं। इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल में प्लेलिस्ट पे चले जाइए और प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखिए। देखिए, कॉपी पेन में आपको यदि पढ़ा रहा हूँ प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर मैं उतना ही लिखाता हूँ जितना आपको पेपर में अटेंड करना है, लिखना है। तो 4 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम का गणितीय व्याख्या, ठीक है, या राउल्ट के नियम से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालिए, तो उसके बारे में आपको पूरा लिख देना जो यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं राउल्ट का कथन। तो इसके पहले आपको एक लाइन लिखना है कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने किया था। किसने किया था? राउल्ट ने किया था। कब किया था प्यारे भाइयों? यदि सन आपसे याद ना हो तो जरूरी नहीं है कि सन याद करें, आप एक लाइन में इतना लिख दें कि इस नियम का प्रतिपादन किसने? मैरी राउल्ट ने किया। इतना भी आप लिख दो, बहुत है, ठीक है ना। वैज्ञानिक मैरी राउल्ट ने किया था। शॉर्टकट में भी आप लिखोगे, बराबर नंबर मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर विधिवत लिखा हूँ ताकि यदि आपको लिखना है तो विधिवत आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो राउल्ट के नियम का प्रतिपादन किसने किया? 1886 में वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने किया। इनका कथन क्या था? इन्होंने किससे संबंधित नियम दिया? तो प्यारे भाइयों, इन्होंने वाष्प दाब और मोल प्रभाव में एक रिलेशन बताया कि विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब मोल प्रभाव से किस प्रकार संबंध रखता है, उससे संबंधित एक नियम दिया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, इसके बाद पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा बेसिक आप समझें। जैसे प्यारे भाइयों, हम लेके चलते हैं कोई भी विलयन लेके चलते हैं। ये आपके पास एक छोटा सा पात्र है, इसमें विलयन है। विलयन में 2 चीज होता है प्यारे भाइयों, एक तो विलेय होता है और दूसरा विलायक। एक तो विलेय होता है और दूसरा होता है विलायक। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। यदि हम विलायक को ए कहें तो विलेय को बी कहेंगे, और ये आपका था विलयन। क्या था? विलयन। यदि प्यारे भाइयों हम कहें कि विलयन में कुछ ना कुछ वाष्प दाब होता है, यानी ये वाष्पित होता है प्यारे भाइयों, और इसमें कुछ ना कुछ दाब आरोपित होता है, तो बिल्कुल सही है, विलयन में दाब आरोपित होता है। लेकिन इसको हम यदि कह दें अवाष्पशील, ये अवाष्पशील, विलेय क्या है? अवाष्पशील है। मतलब प्यारे भाइयों, जब ये वाष्पित होगा ही नहीं, बिल्कुल मात्रा में वाष्पित नहीं होगा, तो इसमें कोई प्रेशर नहीं लगेगा, तब हम कह देंगे कि यदि किसी विलयन में विलेय अवाष्पशील है तो विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। इतना क्लियर? कब होगा प्यारे भाइयों? जब अवाष्पशील हो गया। थोड़ा सा आप बेसिक समझेंगे, क्योंकि आगे थ्योरम में यानी मतलब गणितीय व्याख्या में कराऊंगा तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पर यदि आप समझ लेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ऐसा मत सोचना कि सर क्या बता रहे हैं। अच्छा, यदि मैं कह दूं कि विलेय का मोल प्रभाज, तो आप कह दोगे एक्स बी। यदि मैं कह दूं विलायक का मोल प्रभाज, तो आप कह दोगे एक्स ए। समझ रहे ना? यदि मैं कह दूं विलेय का वाष्प दाब, तो आप कहोगे पीबी, जो कि बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि अवाष्पशील है। यदि विलायक का वाष्प दाब कहूंगा तो आप कहोगे पीए। इतना क्लियर है? ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। यदि मैंने कहा कि विलेय अवाष्पशील है, जो वाष्पित ही नहीं होता, जब वाष्पित ही नहीं होगा तो उसमें वाष्प दाब आरोपित ही नहीं होगा, अर्थात जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अवाष्पशील युक्त कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो जो विलयन का भैया वाष्प दाब है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, क्योंकि यहां पर विलायक है और विलायक का वाष्प दाब है। विलायक 2 चीज से मिलकर बना होता है, विलयन 2 चीज से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। और जब विलेय का कोई वाष्प दाब ही नहीं है तो जो विलयन का टोटल वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा? वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर है। इसीलिए हम चाहे विलयन का वाष्प दाब लें या विलायक का वाष्प दाब लें, दोनों का दाब बराबर होगा प्यारे भाइयों, क्योंकि विलेय जो है अवाष्पशील है। और इसी के लिए राउल्ट ने नियम दिया कि कोई विलयन है प्यारे भाइयों, वो विलायक से मिलकर बना हुआ है, तो यदि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है तब हमारा विलायक का वाष्प दाब
जो है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यदि हम कह दें विलायक का वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, तब पर भी आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि विलेय यहाँ अवाष्पशील लिया गया है। देखो ये 5 मिनट में ही इतना ही कुछ समझे, ये थोड़ा टाइम तो लेता है यार, क्योंकि बेसिक चीज आपको क्लियर करना पड़ता है। किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय है, किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय है, अर्थात विलेय का तो कोई वाष्प दाब ही नहीं है, तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि विलायक वाष्पित हो सकता है और विलयन भी वाष्पित हो रहा है, लेकिन विलेय नहीं हो रहा है, तो हम समझेंगे यदि विलयन वाष्पित हो रहा है तो विलयन में केवल और केवल विलायक वाष्पित हो रहा है, इसलिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। क्लियर। चलिए ये कथन आपको लिखना प्यारे भाइयों कि किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी विलयन का वाष्प दाब कहो या चाहे विलायक का वाष्प दाब कहो, दोनों बराबर होता है ना प्यारे भाइयों। हम यदि बात करें अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, यानी हमारा जो विलेय है वो तो वाष्पित हो ही नहीं रहा, तो इसमें वाष्प दाब ही नहीं लग रहा, इसलिए हम कह सकते हैं विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वाष्प दाब को पी से दर्शाते हैं प्यारे भाइयों, विलयन का है तो पी से, यदि विलायक होता तो पी ए से दर्शा सकते हैं। चीजें क्लियर हो गया। तो हमने यदि यहां पर विलयन लिया है तो विलायक भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम गणितीय व्याख्या करेंगे और मान के चलते हैं कि माना किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब P, ये किसका वाष्प दाब है? विलयन का। विलायक का कर देते हैं PA, जो कि मैंने आपको कहा विलयन 2 घटक से मिलकर बना हुआ A और B। A को हम मानते हैं विलायक और B को मानते हैं विलेय, तो विलायक का वाष्प दाब PA मान के चलते हैं, जो कि विलयन के वाष्प दाब के बराबर हुआ। ये तो मैंने पहले ही समझा दिया, चीजें क्लियर हो गई। तो भैया जो कथन क्या है कि जो विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज किससे दर्शाते हैं? XA से। विलायक है इसलिए XA, और जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो K क्या लग जाता है? नियतांक, जिसे कहते हैं समानुपाती नियतांक। यदि प्यारे भाइयों शुद्ध विलायक लें, अब फिर से समझने की बात है प्यारे भाइयों, छोटी छोटी पॉइंटें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं कि भैया शुद्ध विलायक के लिए मोल प्रभाज कितना होता है, समझने की कोशिश करेंगे। शुद्ध विलायक किसी भी विलयन में प्यारे भाइयों, शुद्ध विलायक का मतलब इसमें कोई विलेय नहीं मिला हुआ है। तो टोटल यदि कोई विलयन है, तो विलयन का टोटल जो मोल प्रभाज होता है, कुल मोल प्रभाज होता है, वो 1 के बराबर होता है। और जब प्यारे भाइयों शुद्ध विलायक है, मतलब इसमें विलेय मिला ही नहीं है, तब इसका जो मोल प्रभाज कितना होगा? 1 होगा। समझ गए ना? यदि 2 घटक हैं A और B, तब XA धन XB बराबर होगा 1। विलयन का कुल मोल प्रभाज 1 के बराबर होता है। विलयन का कुल मोल प्रभाज, ये भैया मोल प्रभाज है विलायक का और ये है विलेय का। टोटल मोल प्रभाज कितना? 1 होता है। शुद्ध विलायक में विलेय नहीं है, तब हम कह सकते हैं शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज 1 होता है। तो शुद्ध विलायक के लिए XA का मान 1 रख दें। समझ रहे हो? और यदि मैं कह दूं भैया, तो फिर वाष्प दाब भी कुछ अलग होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां पर शुद्ध विलायक है। तो मैं कह दिया P0A। तब यदि मैं यहाँ K की जगह 1 रख दूं, सॉरी XA की जगह 1 रख दूं और PA की जगह P0A रख दूं, तो आप कहोगे कि K बराबर कितना आ जाएगा? P0A आएगा। समझ रहे हैं ना कैसे मैं बात कर रहा हूं? जैसे मैं यहाँ पर कहा PA है, PA की जगह रख दूं P0A, है ना। और प्यारे भाइयों K है XA की जगह रखूंगा 1, यानी P0A बराबर कितना आ जाएगा? K। फिर इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो फिर से समीकरण 1 में रखेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है तो देखिएगा PA बराबर K की जगह कितना? P0A इंटू XA। इतना समझ में आया प्यारे भाइयों कि यदि हम इस K का मान फिर से समझा रहे हैं, PA बराबर KXA है। हमने कहा शुद्ध विलायक के लिए XA का मान 1, तो जब 1 रखेंगे तो अच्छा शुद्ध विलायक है तो विलायक का दाब भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, है ना। तो P0A कर लिया हमने, तो K का मान जो आया P0A, तो इस K का मान यहां पर रखेंगे। तो K का मान जब रखेंगे तो कितना आएगा? PA इक्वल
पूरा इसलिए बेहतरीन लिखा हुआ है ताकि आप लोग कम समय में समझा सकूं। पी ए इक्वल पी जीरो ए एक्स ए, ये कहाँ से आया प्यारे भाइयों? पी ए इक्वल पी जीरो ए, के का मान रख दिया एक्स ए, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। समझ में आया प्यारे भाइयों? और मैंने अभी आपको समझाया, क्या समझाया कि यदि शुद्ध विलायक है तो उसका मोल प्रभाज 1 है, लेकिन यदि विलयन है तो विलयन का टोटल जो मोल प्रभाज होता है प्यारे डियर, वो विलायक और विलय दोनों के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको समझाया क्या कि यदि आपका विलयन है तो विलयन का जो टोटल मोल प्रभाज है वो एक्स ए और एक्स बी बराबर 1 के बराबर होगा। ठीक है ना? तो यही चीज यहां पर लिख दिया गया प्यारे भाइयों कि यदि विलयन में उपस्थित विलय का मोल प्रभाज एक्स बी हो तो टोटल जो मोल प्रभाज होगा एक्स ए धन एक्स बी बराबर 1 के बराबर होगा। यहां से हम एक्स ए का मान निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाते भी चलता हूं। एक्स ए का मान निकालूंगा तो 1 माइनस एक्स बी होगा, ये प्लस था पक्षांतर हो गया। इस एक्स ए का मान समीकरण यहाँ पर 2 है तो समीकरण 2 में मान रख दो। समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से मान रखोगे प्यारे भाइयों तो कितना आएगा? पी ए इक्वल पी जीरो ए 1 माइनस एक्स बी हो गया। ठीक है ना? यहाँ पर एक्स ए का मान रख दिया अपन ने, यहाँ पर पूरा विधिवत आपका रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? अब यदि आगे मल्टीप्लाई करें प्यारे भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? पी ए इक्वल इसका मल्टीप्लाई करें पी जीरो ए माइनस पी जीरो ए एक्स बी हो जाएगा। ठीक है? एक्स बी हो जाएगा ना? अच्छा, इस पूरे प्लस को इधर ले आओ, इस पूरे प्लस को इधर ले आओ। चलो ले आते हैं। पी जीरो ए एक्स बी इक्वल ये पी जीरो ए था, इस पूरे प्लस को इधर ले जाओ तो माइनस पी ए हो गया। ठीक है? अब इससे मैं यदि आपसे कह दूं एक्स बी बता दो तो पी जीरो ए माइनस पी ए बटे पी जीरो ए हो गया। इतना क्लियर हो गया? ये आप समझ गए? अब देखो पूरा लिखा हुआ प्यारे भाइयों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने क्या कहा। हमारा समीकरण 2 कितना था? पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स ए। विलयन में टोटल जो मोल प्रभाज होता है वो विलय और विलायक दोनों के योग के बराबर होता है, जो कि 1 के बराबर होता है प्यारे भाइयों। यदि एक्स ए का मान निकालना चाहे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, हमने रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, पक्षांतर कर दिया और एक्स बी का मान निकाल लिया। यही हमारा भैया वाष्प दाब में, ये ऊपर वाला वाष्प दाब में अवनमन है और पूरा जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। वाष्प दाब में क्या है? आपेक्षिक अवनमन है। ठीक है? यदि क्वेश्चन आता है राउल्ट के नियम के आधार पर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए, तो आपको यहां तक लिखना है प्यारे भाइयों। ठीक है? यहां तक यदि आप लिखते हैं तो राउल्ट के नियम में पूरे के पूरे बराबर नंबर मिल जाएंगे। अब यहां से एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है? कि अवाष्पशील विलय, ये हमारे पास अवाष्प बी क्या था? विलय था, वो अवाष्पशील था। तो अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित दाब पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझ रहे हैं? ये आपेक्षिक अवनमन है। ये क्या है? आपेक्षिक। ये ऊपर वाला वाष्प दाब में अवनमन है और पूरा का पूरा भैया आपेक्षिक अवनमन है। क्या है? आपेक्षिक अवनमन है। ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से समझें, हमने क्या कहा? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आपेक्षिक अवनमन, क्या? आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ओके प्यारे भाइयों, तो इस प्रकार से आपने राउल्ट का नियम समझा। थोड़ा बेसिक चीज समझाने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक टॉपिक आपको कंप्लीट कवर कराया जाएगा। वीडियो को पूरा देखा करें, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। इसके नोट्स के लिए मात्र 100 रुपीज लगते हैं। 96 85 29 91 49 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में हैंड रिटन नोट्स आपको विधिवत दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।